वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। आज के इस वीडियो में सेमेस्टर थर्ड के इकोनॉमिक्स जनरल स्टूडेंट के लिए मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और इनका सब्जेक्ट टाइटल है पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आज का टॉपिक है ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स कॉजेज, यानी कि सार्वजनिक व्यय की वृद्धि और उसके कारण। जनरली इस टॉपिक से आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे और खासकर ग्रुप सी में, जिसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सार्वजनिक व्यय से आप क्या समझते हैं और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की चर्चा करें। तो सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि सार्वजनिक व्यय क्या होता है। तो साधारण तौर पर सार्वजनिक व्यय को आप डिफाइन कर सकते हैं कि सत्ताधारी या लोक सत्ताधारी यानी पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा जो भी राशि व्यय की जाती है उसे हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटीज के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को समावेश किया जा सकता है, को शामिल किया जा सकता है। यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार जब अपनी जनता के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करती है, आर्थिक और सामाजिक कार्य करती है, तो उसके लिए उसे खर्च करना पड़ता है और इसी खर्च को यानी इसी व्यय को हम सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत रखते हैं। सार्वजनिक व्यय के लिए सरकार विभिन्न करों के माध्यम से, कर के माध्यम से वो धन इकट्ठा करती है। जरूरत पड़ने पर कभी कभी वो ऋण भी लेती है और जनता की भलाई के लिए, उनके तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए वो उस पर खर्च करती है। सार्वजनिक व्यय का अगर हम इतिहास देखें तो 19वीं शताब्दी तक सार्वजनिक व्यय में कम खर्च किया जाता था और सार्वजनिक व्यय में जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका यह मानना था कि सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। और 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी की बात जब अगर हम करते हैं तो सार्वजनिक व्यय का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग कल्याणकारी कार्यों की तरफ मुखातिब होने लगे और 1936 में केन्स ने एक अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी, और इस पुस्तक में उन्होंने सार्वजनिक व्यय की बात की थी, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात की थी, जिसमें मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था। तो मोटे अर्थ पर अगर हम देखें तो जिस तरह से इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन का महत्व है, यानी अर्थशास्त्र में अगर हम उपभोग के महत्व की चर्चा करते हैं, तो उसी तरह से पब्लिक फाइनेंस में यानी राजस्व में पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी महत्व आता है। तो अब 20वीं शताब्दी के समय से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की बात की जाने लगी, क्योंकि अब सारे कार्य राज्य को करने होते थे। उनके कार्यों में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके लिए बहुत सारे कारण थे, जैसे कि राज्यों को अब लोक कल्याणकारी कार्य करना पड़ता है, फिर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करना पड़ता है, लोगों को चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, आवास सुविधा, इन तमाम चीज़ों पर सरकार खर्च करती है। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, आर्थिक नियोजन की बात करें, तो उसमें भी सरकार खर्च करती है। आर्थिक मंदी की बात करें, कीमतों में वृद्धि की बात करें, उसमें भी सरकार की खर्च धीरे धीरे बढ़ जाती है। शहरीकरण की प्रवृत्ति धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। तो इन तमाम चीज़ों के कारण सार्वजनिक व्यय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको कैसे लिखा जा सकता है। तो आइए इस टॉपिक पर
मैंने आपके लिए कुछ सपोर्टिंग नोट्स तैयार किया है जिस पर चर्चा करते हैं कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो उसे किस तरह से लिखा जा सकता है। तो आइए इस टॉपिक पर नोट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सार्वजनिक व्यय कहते किसे हैं और इसके वृद्धि के कारणों की चर्चा करें, तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आप लिखेंगे सार्वजनिक सत्ताधारियों अथवा लोकधारियों यानी पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। लोक अधिकारियों के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार का समावेश किया जाता है। इनके द्वारा व्यय दो उद्देश्यों से किए जाते हैं, या तो नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अथवा आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इकोनॉमिक्स में जो स्थान कंजम्पशन का है यानी उपभोग का है, पब्लिक फिनांस यानी राजस्व में वही स्थान पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय का है। सार्वजनिक व्यय की पूर्ति के लिए सरकार करारोपण करती है और सार्वजनिक ऋणों का सहारा भी लेती है। 19वीं सदी तक सार्वजनिक व्यय के महत्व नहीं दिया गया एवं प्रतिष्ठित यानी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इसकी उपेक्षा की, क्योंकि ये अर्थशास्त्री अहस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे तथा सरकार की भूमिका को बहुत ही सीमित रूप में स्वीकार करते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में समाजवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के साथ ही सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ गया। प्रोफेसर केन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी में मंदी तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को काफ़ी महत्व दिया, अत्यधिक महत्व दिया। वास्तव में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के मुख्य कारणों में राज्य के कार्यों में वृद्धि का होना रहा है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के निम्नलिखित कारण भी हैं, जिसे आप इस तरह से पॉइंट्स में असेंबल कर लेंगे जैसे मैंने किया है। सबसे पहला पॉइंट है राज्यों के कल्याणकारी कार्य यानी वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में वृद्धि। फिर नेक्स्ट है कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स यानी आवश्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि। फिर है असिस्टेंस बाय स्टेट इन प्रोडक्शन यानी उत्पादन कार्य में राज्य द्वारा सहायता। फिर आप दे सकते हैं सोशलाइजेशन और नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज उद्योगों का समाजीकरण अथवा राष्ट्रीयकरण। फिर आप दे सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन। फिर आप पॉइंट्स लिख सकते हैं इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ सिक्योरिटी फैक्टर्स यानी प्रतिरक्षा का बढ़ता हुआ भार। फिर आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी आर्थिक मंदी। फिर आप लिख सकते हैं राइज इन प्राइसेस यानी कीमतों में वृद्धि। फिर आप लिख सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की प्रवृत्ति। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी नागरिक प्रशासन पर व्यय। तो इस तरह से जैसे मैंने 12 पॉइंट्स का कलेक्शन किया है, आप इस 12 पॉइंट्स को आसानी से पहले आप राइट डाउन कर लीजिए और एग्जामिनेशन में जब भी आपसे कोई कॉजेज या कारण पूछा जाए तो पहले पॉइंट्स इस तरह से असेंबल करके लिख लीजिए, ताकि आप फिर आसानी से पैराग्राफ चेंज करके हर पॉइंट्स में अगर आप 4 लाइन 5 लाइन भी लिखते हैं और टू दी पॉइंट लिखते हैं यानी जो आपसे पूछा गया आप सिर्फ वही लिखते हैं, तो उसमें काफ़ी मार्क्स अच्छे आएंगे आपको। फिर आप देखेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसी क्वेश्चन को। सबसे पहला पॉइंट था वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट। इसमें आप लिखेंगे आय और संपत्ति के वितरण में असमानता को दूर करने एवं सामाजिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने कल्याणकारी कार्य अपने हाथों में ले लिया, जिसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, आवास सुविधा आदि आते हैं। फलतः बढ़ते हुए कार्यों के कारण सरकार को अत्यधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था इंक्रीज इन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में वृद्धि। विशेष रूप से विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि एक बड़ी समस्या है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उन्हें सुख सुविधा जुटाने के लिए सरकार को भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है, जैसे आवास व्यवस्था, सफाई, चिकित्सा, स्कूल आदि की व्यवस्था। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक कारण यह भी है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, जिसमें आप लिखेंगे पहले जिन आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप के माध्यम से अथवा निजी क्षेत्र के द्वारा संतुष्ट किया जाता था, अब उनकी सामूहिक संतुष्टि की जाती है, जैसे परिवहन, जल पूर्ति एवं विद्युत पूर्ति। तो राज्य इन्हें मितव्ययी ढंग से यानी इकोनॉमिक्स वे में ढंग से प्रदान कर सकती है।
इससे भी सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है। फिर आप लिखेंगे असिस्टेंस बाय स्टेट इन प्रोडक्शन। तो आजकल सरकारें निजी क्षेत्र के उत्पादकों को भी आर्थिक सहायता देती है, या सहायता अनुदान अथवा ऋण के रूप में होती है। इसके साथ ही उत्पादकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कृषि और उद्योगों का जो विस्तार हुआ है, उनमें राज्य का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। फिर आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, सोशलाइजेशन और नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो समाजवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अथवा एकाधिकारी शक्तियों को समाप्त करने के लिए बहुत सी सरकारें कुछ उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण लागू कर देती है अथवा उनका राष्ट्रीयकरण कर देती है, जिसके फलस्वरूप सरकार को भारी मात्रा में मुआवजा देना पड़ता है तथा बड़े पैमाने के उत्पादन को संचालित करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप सरकारी व्यय में काफ़ी वृद्धि होती है। जैसे भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो इन सब कारणों से भी सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है। फिर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, यानी आर्थिक नियोजन के अंतर्गत सरकार को अनेक आर्थिक विकास की योजनाओं पर भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है, जिससे सार्वजनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। विशेष रूप से विकासशील देशों में नियोजन पर भारी व्यय हुआ है। फिर आप आगे नेक्स्ट पॉइंट को आप डील करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ सिक्योरिटी फैक्टर्स। तो देश में सुरक्षा का दायित्व आज सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि देश की संप्रभुता की रक्षा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इस उद्देश्य से प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहना पड़ता है। इसके साथ ही युद्ध के समय अर्थव्यवस्था पर जो नियंत्रण लगाए जाते हैं, उनके कारण भी सरकार को भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। तो इनसे भी सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है। फिर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी आर्थिक मंदी को दूर करने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और इस दृष्टि से प्रोफेसर केस ने मंदी के समय फिस्कल पॉलिसी का समर्थन किया था, राजकोषीय नीति का समर्थन किया था। अतः सरकार को लोक निर्माण कार्य एवं अन्य परियोजनाओं पर भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है, जिससे लोगों को रोजगार मिले और उनकी क्रय शक्ति बढ़े। तो इन सब के फलस्वरूप भी पब्लिक एक्सपेंडिचर में काफ़ी वृद्धि होती है। फिर आप देखेंगे राइज इन प्राइसेस, यानी विश्व के प्राय सभी देशों में कीमतें बढ़ी हैं, और यह भी सरकारी व्यय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। कीमतों में वृद्धि के कारण ही राज्यों को नियोजन पर अत्यधिक व्यय करना पड़ रहा है। फिर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव पर भारी राशि व्यय की जाती है, जिसका देश की सरकार पर बहुत भार पड़ता है। इसके साथ ही विधानमंडलों, मंत्रिमंडलों आदि की व्यवस्था पर भी काफ़ी राशि व्यय की जाती है। फिर आप देखेंगे अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण। तो शहरों की बढ़ती हुई आबादी के लिए सरकार को जल आपूर्ति, परिवहन, विद्युत, शिक्षा, अस्पताल आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है, और इस व्यवस्था पर बढ़ती हुई लागत का नियम लागू होता है। अर्थात जैसे जैसे शहरों का क्षेत्रफल बढ़ता है, उनकी व्यवस्था का व्यय भी बढ़ता जाता है। तो इन सभी कारणों से भी आप देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हो रही है। फिर आप देखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पिछले दशकों में नागरिक प्रशासन व्यय में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो प्रायः प्रत्येक देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की भारी वृद्धि हुई है, जिस पर सरकार को बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। दूसरे, राज्यों के बढ़ते हुए कार्यों ने नौकरशाही को जन्म दिया है, जिसके चलाने के लिए सरकार को भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। तो इस प्रकार इन उपर्युक्त कारणों से सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से पहले अगर आप पॉइंट्स का कलेक्शन कर लेते हैं और हर एक पॉइंट्स को पैराग्राफ चेंज करके या फिर हेडिंग दे के भी हर में अगर आप 4 लाइन 5 लाइन टू दी पॉइंट एक्सप्लेनेशन दें, तो आपका आंसर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और ग्रुप सी में चूंकि इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके मद्देनज़र ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक पर आप कंसंट्रेट कीजिए और इस तरह से आप नोट्स बनाएं। आप जहाँ जहाँ पर चाहें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक फिर लेकर आऊँगा।